गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं श्रृंखला अभिक्रिया। टॉपिक जो अपना कंटिन्यू चल रहा था नाभिकीय विखंडन, और अब तो बिल्कुल आपको ध्यान में हो गया, रट गया होगा कि क्यों नाभिक का विखंडन होता है। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए हमेशा क्या होता है, नाभिक का विखंडन होता है। और ये कैसी प्रक्रिया है, तो ये एक रेडियो एक्टिव प्रक्रिया है जिसमें जो नाभिक है उसका सतत पार्टिसिपेशन होता रहता है, या उससे छोटे छोटे कण हैं वो विखंडित होते रहते हैं। ये जो घटना है, परिघटना है, ये क्या कहलाती है, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया। ठीक है, तो कितने प्रकार की होती है, जैसे हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था ब्राह्मण यूरेनियम 235 एक हमारे पास में है, प्लस 0N1, तो ये किस में होता है, क्रिप्टोन और बेरियम। ठीक है, तो 36 क्रिप्टोन, 56 बेरियम 141 और 36 क्रिप्टोन प्लस 30N1। ठीक है, तो 144 कितना रह गया, 152 रह गया क्या, $92 प्लस, तो ये सारा हमने इसमें पढ़ा था। ठीक है, क्या था ये अपना ब्राह्मण यूरेनियम 35 था, उसको विखंडन करते हैं तो इस प्रकार से क्रिप्टोन, बेरियम और न्यूट्रॉन है वो प्राप्त होते हैं। चलो, कैसी अभिक्रिया है ये, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है। अब नाभिकीय विखंडन के हम पार्ट करते हैं, क्योंकि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया आप देख रहे हैं कि इसमें ब्राह्मण यूरेनियम 235 है, उसको कितना चाहिए, 1 न्यूट्रॉन चाहिए विखंडित होने के लिए। और कितने रिड्यूस कर रहा है ये, तो 3 न्यूट्रॉन है ये रिड्यूस कर रहा है, यानी 1 न्यूट्रॉन इसने काम में लिया और इसके बाद में 3 न्यूट्रॉन ये प्रोड्यूस कर दिए इसने। अब सपोज यहाँ पर 3 ब्राह्मण यूरेनियम के नाभिक हैं, ठीक है ना, यूरेनियम 235 है, उसके 3 नाभिक हैं, तो 3 नाभिक है तो वो फिर क्या करेंगे, 3 के साथ गति करेंगे, फिर अगली बार में 3, 3, 6, 3, 9, इस प्रकार से क्या होगी, श्रृंखला अभिक्रिया है वो चलती रहेगी। कौन सी श्रृंखला अभिक्रिया, तो 2 प्रकार की श्रृंखला अभिक्रिया होती है। श्रृंखला अभिक्रिया से क्या मतलब है कि यानी वह अभिक्रिया जो सतत चलती रहे, रुके नहीं, तो वो क्या कहलाती है, श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है ना, और उस अभिक्रिया के अंदर क्यों नहीं रुकती है, इसका कारण है क्योंकि इसके विखंडन के लिए आवश्यक क्या है, तो आवश्यक है न्यूट्रॉन और यूरेनियम। तो यूरेनियम का पदार्थ अगर है तो सतत रूप से न्यूट्रॉन तो इसके खुद से मिलते रहेंगे विखंडन के बाद में, दूसरे से लेने की कहीं से आवश्यकता नहीं रहती है, इसलिए ये क्या रहती है, सतत अभिक्रिया है वो चलती रहती है। ठीक है ना, तो ये अगर सतत चलती रहे यानी यूरेनियम बराबर मिलता रहे और इन सब का विखंडन हो, तो इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर पहले 3 न्यूट्रॉन हुए, फिर 9 प्रोड्यूस हुए, 9 के फिर 9 के 3 गुणा 27 हुए, फिर 81 हुए, यानी ये क्या हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया हो जाएगी। अगर मैं डायग्राम बनाकर इसका आपको दिखाऊं तो किस प्रकार से होगी ये, अगर डायग्राम इसका हम बनाएं तो ये यूरेनियम, ये 0N1 एक न्यूट्रॉन किससे अभिक्रिया करेगा, यूरेनियम से, और यूरेनियम का उत्पाद क्या मिलेगा, तो यूरेनियम का उत्पाद 1, 2 तो छोटे छोटे बेरियम और क्रिप्टोन, और इसके साथ में 3 न्यूट्रॉन 0N1, ये 0N1 और ये 0N1, 3 न्यूट्रॉन है, प्लस यूरेनियम, ये यूरेनियम, ये यूरेनियम, ये अभिक्रिया हुई। तो अब देखो इससे क्या मिलेगा आपको, 2 उत्पाद और 3 न्यूट्रॉन, 0N1, 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 और इससे भी 2 तो उत्पाद और 3 न्यूट्रॉन, 0N1। इससे भी कितने होंगे, 2 उत्पाद और 3 न्यूट्रॉन,
1 2 और 3, 0n1 0n1 0n1। अब इसमें फिर यूरेनियम है, तो ये फिर यूरेनियम है उसके साथ में सतत हो जाएगा। तो आगे से क्या होगा, आगे से आगे फिर ये 3 न्यूट्रॉन, फिर इसके 3 न्यूट्रॉन, फिर इसके 3 न्यूट्रॉन, ऐसे ही यहाँ पर है वो चलता रहेगा। यानी ये क्या हो गया, 3 पहले 1 था यूरेनियम से, 3 न्यूट्रॉन मिले, फिर 3 से कितने मिल गए, 9, 9 से करोगे तो आप 27, 81, इस प्रकार अनियंत्रित हो जाएगी। और ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। कहाँ पर ये काम में आती है, तो जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है वो आपके परमाणु विस्फोट रहते हैं, परमाणु बम है, उनके अंदर काम में ली जाती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को। और इसमें कई मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। और ये फिर ये कंट्रोल नहीं हो पाती, कब तक कंट्रोल नहीं होती है, जब तक इसको यूरेनियम मिलता रहता है, ठीक है ना। यानी जितना यूरेनियम मिलेगा तब तक आप ये सतत अभिक्रिया चलती रहेगी, इसका कोई सॉल्यूशन बाद में नहीं है। और कितने हानिकारक प्रभाव इसके पड़ते हैं, तो वो हिरोशिमा और नागासाकी 1945 जो 2 जगह उन्होंने यूएसए ने काम में लिए थे, तो आज भी उसके भी घातक परिणाम है देखने को मिल रहे हैं। यानी कितने लगभग अपन कहें तो 60-80 साल हो गए, 80 साल होने के बाद में भी आज भी उनके अंदर यानी उन देशों के अंदर जो संतानें पैदा हो रही है वो विकलांग हो रही है। यानी अभी तक कितना जेनेटिकली प्रभाव है ये अपने को देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही हानिकारक है। तो ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया उसके अंदर काम में ली जाती है। दूसरी है, अब देखो दोनों पहलू होते हैं, अग्नि से घर भी जलाया जा सकता है और अग्नि का काम करके अपन रोटी भी बना सकते हैं। तो ऐसे यूरेनियम का ये तो दुष्घातक परिणाम था जिसको हमने क्या कहा, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। दूसरी क्या है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, जो किसमें होती है, नाभिकीय रिएक्टरों के अंदर होती है, ठीक है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार से अभिक्रिया होगी, तो उनके अंदर उसको हम क्या कहते हैं, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। जैसे मैंने कहा यहाँ 3 के बाद में 9 आते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि 9 के 9 सारे के सारे ही वापस क्या करेंगे, यूरेनियम का अपघटन करेंगे, विघटन करेंगे, ऐसा नहीं है। उनके अंदर से 5-6 को तो क्या किया जाता है, कैडमियम की छड़ें डालते हैं और उनको अवशोषित कर लेते हैं। बच गए कितने, वही 3, तो सतत वही पहली पीढ़ी में कितने थे, 1 यूरेनियम का हुआ, फिर दूसरी पीढ़ी में कितने हुआ, 2 यूरेनियम का हुआ, फिर तीसरी पीढ़ी में भी 2 यूरेनियम का अपघटन हो रहा है, फिर 2 का हो रहा है। यानी उसको नियंत्रित किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है। ये तो 2 प्रकार की अभिक्रियाएं हो गई, वो मैंने आपको बता दी। श्रृंखला अभिक्रिया कितने प्रकार की हो गई, यूरेनियम का अपघटन, आपका विखंडन 2 प्रकार से हो गया, एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। दोनों ही अभिक्रियाओं में न्यूट्रॉन यूरेनियम ही चाहिए, और यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक, ब्रांड में यूरेनियम 235 है, वही चाहिए होता है, ठीक है। अब अपन आते हैं इसके समस्थानिकों के ऊपर। तो 3 प्रक्रियाएं हैं, किसके लिए हम काम में लेते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया तथा स्वपोषी श्रृंखला अभिक्रिया के प्रतिबंध। श्रृंखला अभिक्रिया जो अभी हमने पढ़ी, इसके कुछ कंडीशन है, ऐसा नहीं है ऐसे ही चलती रहती है, तो वो है। और स्वपोषी श्रृंखला अभिक्रिया यानी बाहर से किसी की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा कि इसमें न्यूट्रॉन खुद से इसके प्रोड्यूस होते हैं, तो बाहर से इसको कुछ नहीं चाहिए होता है, क्योंकि हीट भी पर्याप्त मिल जाती है और न्यूट्रॉन भी मिल जाते हैं, तो आराम से आगे की अभिक्रिया है वो चलती रहती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्वपोषी श्रृंखला अभिक्रिया। इसके लेकिन ये है कैसी कठिन प्रक्रिया है, इसके 3 कारण हैं। कौन कौन से हैं, पहला तो इसको आता है यूरेनियम को समृद्ध करना, यानी श्रृंखला अभिक्रिया को सतत बनाए रखने के लिए या स्वपोषी के लिए 3 स्टेप है। तो यूरेनियम को समृद्ध करना, समृद्ध कैसे किया जाता है, तो समृद्ध करने के लिए आपको जानना चाहिए कि यूरेनियम के कितने समस्थानिक होते हैं। तो 3 समस्थानिक इसके होते हैं भाई, ब्रांडमय यूरेनियम 234, ब्रांडमय यूरेनियम 235
और ब्राण में यूरेनियम 238। ठीक है, प्रकृति में इतनी इनकी मात्रा कितनी पाई जाती है, तो इसकी तो पाई जाती है 0.007% के करीबन, यानी सबसे कम मात्रा तो इसकी है वो पाई जाती है। दूसरा क्या है 0.714%, और बच गई ये इसके 99 पॉइंट समथिंग जो बच गई वो सारी इसलिए बचती है। ठीक है, अब इसके अंदर से ये जो विघटन होता है ब्राण में यूरेनियम 235 हमने अभिक्रिया पढ़ी, ये किसका होता है, ब्राण में यूरेनियम 235 का। ठीक है ना, प्रकृति भी समझदार है, प्रकृति ने देखा भगवान ने कि अगर ऐसे दे देंगे अपन तो ये सारा का सारा विघटन कर लेंगे या खुद से विघटन हो जाएगा। तो प्रकृति में कौन सा समस्थानिक पाया जाता है, ब्राण में यूरेनियम 238, जो आसानी से विघटित नहीं होता है। तो सबसे पहले इसको क्या किया जाता है, समृद्ध किया जाता है, मतलब इस 238 से क्या बनाना पड़ता है अपने को, 235 बनाना पड़ता है। ठीक है ना, तो ब्राण में यूरेनियम 238 से जो 235 बनाने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है आपके, ये कहलाती है आपकी यूरेनियम को समृद्ध करना। कारण क्या है इसका विघटन नहीं होने का, क्योंकि इसमें जो ऊर्जा चाहिए इसको विघटन के लिए, ये न्यूट्रॉन की ऊर्जा चाहिए आपके 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवल का न्यूट्रॉन है वो चाहिए होता है, जबकि इसके लिए 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना ही चाहिए अपने को। ठीक है ना, यानी कितना 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसमें इसके विघटन के लिए तो अपने को कितनी कम ऊर्जा चाहिए, और ऐसा जो इलेक्ट्रॉन है वो सहज में मिल जाता है। इतनी ज़्यादा ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूट्रॉन है वो मिलना संभव नहीं होता है। इतनी ऊर्जा का न्यूट्रॉन तो सहज में मिल जाता है, कोई अलग से प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसी को प्रेफर करते हैं ब्राण में यूरेनियम 235 को। तो क्या करते हैं अपन, उस 238 को क्या किया जाता है, समृद्ध किया जाता है ताकि वह अभिक्रिया करने योग्य बन जाए। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, यूरेनियम को समृद्ध करना। किसके लिए आवश्यक है, इस श्रृंखला अभिक्रिया को स्वपोषी बनाए रखने के लिए ये आवश्यक होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है टॉपिक आपका क्रांतिक द्रव्यमान। क्रांतिक द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान क्या है, क्रांतिक द्रव्यमान ये कहता है कि भाई पहली पीढ़ी में अगर यानी पहली बार एक यूरेनियम है वो विखंडित हो रहा है, तो उसके दूसरी पीढ़ी में कम से कम 1 या 2, 1.5, 2 जो भी, कम से कम 1 या इससे अधिक, 1 या अधिक है यूरेनियम है वो विखंडित होने चाहिए। ठीक है ना, पहले में 1 यूरेनियम का आपने विघटन किया तो दूसरी बार में कम से कम 1 का तो विखंडन हो ही हो, और अगर 1 का भी नहीं हो, 1 हो नहीं 2, 3 हो तो अच्छी बात है, नहीं कम से कम 1 तो होना ही चाहिए, ताकि क्या रहेगी, ये श्रृंखला अभिक्रिया सतत बनी रहेगी। जैसे अपने साधारण प्रक्रिया है वंशानुगति, अपन देखते हैं कि एक पिता है, उसके अगर उसके वंश को आगे बढ़ाना है संतति को, तो हम कहते हैं एक पुत्र उसके होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आगे का वंश है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आगे कोई चलाने वाला ही नहीं रहेगा तो अपने आप खत्म हो जाएगा। यही है, ये क्रांतिक द्रव्यमान भी यही कहता है कि इसमें जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसमें 1 या 1 से अधिक यूरेनियम है उनका विखंडन होना चाहिए। तो ये स्थिति है वो क्या कहलाती है, क्रांतिक द्रव्यमान की स्थिति कहलाती है। और विखंडन से अब इसका कारण क्या है, ऐसा अपन तो कहते हैं भाई इसमें 3 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, फिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि विखंडन से जो न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं, बार बार मेरे को इलेक्ट्रॉन शब्द आ रहा है, न्यूट्रॉन जो मिलते हैं अपने को, ठीक है ना, न्यूट्रॉन ही मिलते हैं, तो ये जो न्यूट्रॉन मिलते हैं उनका वेग बहुत ज़्यादा होता है, और वेग बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या करते हैं, वो पलायन कर जाते हैं। ठीक है ना, यानी वो जितना स्पेस है उसको छोड़कर ही भाग जाते हैं बाहर।
ऊर्जा बहुत ज़्यादा होने के कारण स्ट्राइक ही नहीं कर पाते यूरेनियम से और बाहर निकल जाते हैं अभिक्रिया से, तो अपने को क्या होता है, कई बार यहाँ पर अभिक्रिया नहीं हो पाती है, और नहीं अगर होगी तो क्या होगा, बेन हो जाएगी, आगे यूरेनियम की श्रृंखला अभिक्रिया बंद हो जाएगी। और क्योंकि इनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके लिए फिर क्या किया जाता है, इसके लिए मंदक काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो मंदक क्या करते हैं, जैसे इससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं उनसे टकराते हैं सबसे पहले, तो टकराते ही उनकी ऊर्जा में कुछ कमी आती है, और जितनी अपने को रिक्वायर्ड चाहिए इस लेवल की एनर्जी हो जाती है, 0.3 के पास की एनर्जी हो जाती है, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास। और फिर वो क्या करते हैं, इतनी तो एनर्जी उनकी हो जाती है, और वो क्या करते हैं, वापस वहीं पर स्थायी हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी बाहर नहीं जा पाते, मंदक से टकराते, ऊर्जा कम हो गई, वेग कम हो गया, फिर वो क्या करेंगे, यूरेनियम से अभिक्रिया करेंगे, तो अभिक्रिया से आगे यूरेनियम की सतत अभिक्रिया होती रहेगी, स्वपोषी बनी रहेगी, ठीक है। तो क्रांतिक द्रव्यमान के लिए हम क्या करते हैं, जो मंदक है उनको काम में लिया जाता है। यूरेनियम पृष्ठ से न्यूट्रॉन क्षरण की दर है वो पृष्ठ के क्षेत्रफल या न्यूट्रॉन उत्पत्ति की दर तथा कुल यूरेनियम की संख्या व इसके आयतन पर निर्भर करती है। यदि यूरेनियम को r त्रिज्या का गोला माने तो न्यूट्रॉन उत्पत्ति की दर r³ और क्षरण की दर है वो r² के अनुपाती होती है। यानी r³ यूरेनियम की त्रिज्या कितनी मानी अपन ने, r, तो उत्पत्ति की दर तो क्या है, r³ है, और क्षरण की दर है वो क्या है, r²। यानी एवरेज अपने को 3 में से कितना मिल रहा है, 1 न्यूट्रॉन है, वो ही विखंडन के काम में आ रहा है, ठीक है। और अतः पिंड का आकार छोटा होने पर यानी यूरेनियम कम हो तो क्षरण दर है वो उत्पत्ति दर के सापेक्ष अधिक हो जाएगी और श्रृंखला अभिक्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ऐसे पिंड को द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, उपक्रांतिक द्रव्यमान। और इसके विपरीत हम कहें कि बड़े आकार के पिंड में क्षरण दर है वो उत्पत्ति के सापेक्ष क्या होगी, कम होगी, और श्रृंखला अभिक्रिया हो जाएगी स्वपोषी। ऐसे पिंड के द्रव्यमान को हम कहते हैं अतिक्रांतिक द्रव्यमान। तो 2 शब्द आ गए आपके पास में, अतिक्रांतिक और उपक्रांतिक। अतिक्रांतिक और उपक्रांतिक। तो अतिक्रांतिक तो हम क्या कहते हैं कि इसमें जो उत्पत्ति दर है वो क्षरण दर से ज़्यादा होती है, मतलब निश्चित रूप से स्वपोषी होगी। इसमें क्षरण दर है वो उत्पत्ति दर के सापेक्ष ज़्यादा होगी, क्षरण ज़्यादा होगा, उत्पत्ति कम होगी, तो फिर क्या हो जाएगा, वो अभिक्रिया आगे जाकर बंद हो जाएगी, डिमिश हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, क्रांतिक द्रव्यमान की। तो हम कह सकते हैं यूरेनियम का वह न्यूनतम द्रव्यमान जिससे श्रृंखला अभिक्रियाएं निर्विघ्न रूप से संपन्न होती है, क्या कहलाता है आपका, क्रांतिक द्रव्यमान। यानी श्रृंखला अभिक्रिया को सतत जारी रखने के लिए जो हमें द्रव्यमान की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाता है, क्रांतिक द्रव्यमान। तीसरा जो पॉइंट आता है इसमें, गुणन कारक। गुणन कारक किसके द्वारा हम डिनोट करते हैं, के द्वारा हम डिनोट करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, के बराबर विखंडन की किसी भी एक पीढ़ी में उत्पन्न न्यूट्रॉन संख्या बटे इस पीढ़ी से, या अपन कहें ये पीढ़ी है, पूर्व पीढ़ी में उत्पन्न न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है ना। के क्या हो गया, विखंडन की किसी एक पीढ़ी में उत्पन्न न्यूट्रॉन की संख्या बटे उस पीढ़ी से पहले की पीढ़ी में जो उत्पन्न न्यूट्रॉन की संख्या है उसका मान हो जाएगा। तो वो क्या कहलाता है आपका, के गुणन कारक, ठीक है। अब इसे बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि यदि 3 केस हम पढ़ते हैं, के इज ग्रेटर देन, केस फर्स्ट
जो हम पढ़ते हैं k इज ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है ना। तो k इज ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मतलब एक पीढ़ी में उत्पन्न और पूर्व पीढ़ी में, मतलब आगे आने वाली पीढ़ियों में न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो रही है, मतलब पहले में 3 फिर 9 फिर 27 ऐसे हो रही है, इसका मतलब ज़्यादा हो रहा है। यानी ये श्रृंखला अभिक्रिया कैसी होती है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, अनियंत्रित, ठीक है। दूसरे केस, तो दूसरे केस में केस सेकंड में क्या लेते हैं अपन, केस सेकंड में k इज लेस देन 1 हो, तो k इज लेस देन 1 होगा, उसमें क्या हो जाएगा, तो लेस देन 1 अगर होता है तो इस स्थिति में न्यूट्रॉन की संख्या में उत्तरोत्तर क्या होगी, कमी आएगी और श्रृंखला अभिक्रिया संभव ही नहीं होगी। यानी पहली में 9 मिल रहे हैं, फिर दूसरी पीढ़ी में आगे आने वाली पीढ़ी में 6 मिल रहे हैं, फिर 3 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, तो फिर 1 मिलेगा और फिर क्या होगा, मिलेगा ही नहीं। यानी श्रृंखला अभिक्रिया स्वपोषी नहीं होगी, हम क्या कहेंगे, बंद हो जाएगी। कौन, श्रृंखला अभिक्रिया, तो इसमें श्रृंखला अभिक्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। और केस थर्ड, और केस थर्ड क्या है, केस थर्ड है k इज इक्वल टू 1 हो, k इज इक्वल टू 1 हो मतलब क्रांतिक द्रव्यमान है वो क्या हो, समान हो। तो इस स्थिति में श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, नियंत्रित भी होगी और स्थायी अवस्था में बनी रहेगी। इस स्थिति में विखंडनशील पदार्थ का द्रव्यमान क्या कहलाता है, क्रांतिक द्रव्यमान, ठीक है। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा, गुणन कारक के बारे में, उसके बाद पहले क्रांतिक द्रव्यमान और उससे पहले यूरेनियम की समृद्धि और 2 प्रकार की श्रृंखला अभिक्रियाएं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, मिटा दें इसको, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, आपके साथ के साथ में असाइनमेंट में नोट्स भी मिल रहे हैं शायद आपको, तो फर्स्ट चैप्टर के नोट्स मैंने डाल दिए हैं, देख लेना वहाँ से, नोट्स आप खुद भी बना लेना, ठीक है ना, क्योंकि नोट्स तो चाहिएंगे आपको पढ़ने के लिए। यहाँ तो मैं समझा रहा हूँ, चाहे तो इसको भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ थ्योरी नहीं लिखी जाएगी, थ्योरी तो बोल कर ही बता रहा हूँ, तो उसके लिए आपको नोट्स वो प्रीफर करने हैं, चाहे तो बुक से कर लो, नहीं तो फिर आपको जो असाइनमेंट पे नोट्स दिए गए उनकी प्रॉपर जो काम है वो करते रहना, क्योंकि सेकंड यूनिट अपनी चल रही है और ऑनलाइन चलते चलते अपनी जो सिलेबस है वो तो आगे बढ़ेगा ही। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से आप सिलेबस है वो कवर करते हैं। और आगे फिर कह रहा हूँ, आगे कोई भी ऐसा नहीं रहेगा, एग्ज़ाम्स होंगे ही, ठीक है ना। कोरोना काल 2021 तक तो चला ही जाएगा, अभी भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, इसलिए उससे बाहर निकले कोरोना काल से आप और पढ़ें। चलो अब आगे पढ़ते हैं अपन, नाभिकीय भट्टी। दूसरा नाम इसका परमाणु भट्टी, एक और नाम वात्या भट्टी, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो किस प्रकार से हमें करना है, नाभिकीय भट्टी क्या होती है, तो संरचना बना देते हैं आज की क्लास में अपन, संरचना क्या कंप्लीट ही कर देते हैं इसको ना।
तो देखिए इधर ये मैंने परमाणु भट्टी का एक चित्र बनाया है, रफ स्केच इसमें खींचा है। यहाँ पर कुछ समझने योग्य वो मैं आपको बता देता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर ये जो छड़ है आपकी, ये वाली ये बीच में जो छड़ लगा रखी है, ये क्या है? विखंडनीय पदार्थ, या इसको हम कहते हैं ईंधन छड़ें। ठीक है, ईंधन की छड़ें होती है जो काम में ली जाती है, डिस्कस करेंगे अभी। दूसरा है कैडमियम छड़ें, जो कैसे काम करेगी? मंदक के समान कार्य करेगी। इसमें बीच में क्या भरा जाता है? शीतलक भरा जाता है ठंडा करने के लिए। और ये जो चारों तरफ है, ये मोटी मोटी बाउंड्री बना रखी है, ये क्या है? आपका परिरक्षक है, रक्षा करने के लिए। शीतलक इधर से घुसाया जाता है और इसके अंदर से वाष्प बनकर उस वाष्प को किस में काम में लिया जाता है? टरबाइन काम में चलाई जाती है। अब देखो इसमें किस प्रकार से हम काम में लेते हैं विखंडनीय पदार्थ। तो विखंडनीय पदार्थ के रूप में हम काम में लेते हैं यूरेनियम की छड़ें। ठीक है, अब यूरेनियम की छड़ें इसमें हम क्या काम में लेते हैं? ब्रांड में यूरेनियम 235 समृद्ध किया हुआ, ठीक है, उसको इसके अंदर लिया जाता है। अब इस पूरे जो अंदर वाला है, इसके अंदर सामान्य न्यूट्रॉन है वो पाए जाते हैं, यानी वो क्या करेंगे? इससे अभिक्रिया करेंगे यूरेनियम से और स्वतः ही आपकी ऊर्जा है वो निकलती जाएगी। दूसरा है कैडमियम की छड़ें। इस कैडमियम की छड़ें को मंदक के रूप में काम में लिया जाता है, यानी यूरेनियम से जो भी न्यूट्रॉन निकलेगी उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो आगे अभिक्रिया नहीं बढ़ने देगी। जब अभिक्रिया को बंद करना होता है तब कैडमियम के छड़ों को फुल ब्लॉक कर देते हैं, यानी यहाँ नीचे तक ले आते हैं, यानी पूरे के पूरे अवशोषित कर लेती है, तो अभिक्रिया वहीं की वहीं रुक जाती है। चालू करनी रहती है तो इनको थोड़ा थोड़ा ऊपर है वो कर सकते हैं। ठीक है, कैडमियम ऐसा पदार्थ होता है जो खुद न्यूट्रॉन ग्रहण करता है लेकिन खुद कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है ना, तो ये मंदक के रूप में काम में आ गया। यहाँ पर इसमें बीच में काम में लिया जाता है शीतलक, यानी ठंडा करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो यूरेनियम, इससे यूरेनियम से जो न्यूट्रॉन्स और ऊर्जा मैंने बताया आपको 1 किलोग्राम से कितनी निकलती है? 20,000 टन TNT। तो ये इसको जलाकर भस्म कर सकता है, इतनी कैपेसिटी रहती है इसकी, इसलिए इसको नियंत्रित रखा जाता है। और जैसे जैसे ऊर्जा मिलती है वैसे वैसे शीतलक, यहाँ पर तो H2O2 या ठोस CO2 या सोडियम, इस प्रकार के जो यहाँ पर वो काम में लिए जाते हैं भारी जल के रूप में, D2O के रूप में, यानी यहाँ पर इस प्रकार के शीतलक काम में लिए जा सकते हैं कि वो इस ऊर्जा को ग्रहण कर सके, न्यूट्रॉनों को भी मंद कर सके। और ये ऊर्जा लेते ही ये क्या करेंगे? इधर से वाष्प बनकर इधर से निकल जाएंगे तो टरबाइन घुमा देंगे। जैसे शीतलक की कमी पड़ेगी तो इधर से हम वापस मशीन के द्वारा प्रवाहित हम इसमें शीतलक बराबर करते रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये अभिक्रिया है वो सतत रूप से चलती रहती है। अगर इनमें यूरेनियम की छड़ें हैं वो डीकम्पोज हो जाती है, मतलब इसमें से लगभग यूरेनियम है, पूरा तो कभी काम में नहीं लिया जा सकता है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी अधिकतम की चलो यूरेनियम काम में अपने ले लिया तो फिर इनको रिप्लेस किया जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है ये कि इसका जो वेस्टेज मटेरियल, यानी ये एल्यूमिनियम के फॉइल में रहती है पैकिंग, पूरी यूरेनियम समृद्ध किया हुआ रहता है, तो ये यूरेनियम पूरा हो नहीं पाता है डीकम्पोज, और इसके बाद में भी इसमें से रेडियो एक्टिव विकिरणें निकलती रहती है, वो सबसे हानिकारक रहती है। यानी इस परमाणु भट्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है इसका वेस्टेज, जो कि क्या है? डीकम्पोज की हुई ईंधन छड़ें, जो कि किसी काम की नहीं होती फिर भी रेडियो सक्रियता उनमें रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मंदक, नियंत्रक छड़ें, शीतलक, परिरक्षक और विखंडनीय पदार्थ, ये सारा आपका आ गया। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा, परमाणु भट्टी के बारे में। इसकी संरचना हो गई। ड्रॉबैक एक ही है कि इसका एक तो परिरक्षक बहुत मोटा बनाया जाता है भाई, ये दीवारें तो बहुत छोटा सा ये होने के बावजूद भी मोटी दीवारें इस सेफ्टी के लिए कि इसके बाहर जो आपकी रेडियो एक्टिव विकिरणस है वो बाहर नहीं जाए। ठीक है ना, इसलिए ये बहुत मोटी लेयर है वो बनाई जाती है। ड्रॉबैक एक ही हो गया, इनकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। कोई आतंकवादी आ गया, पता चला इसको उड़ा दिया तो पास का पूरा सिटी चला गया, इसलिए इनकी बड़ी सेफ्टी रखी जाती है। और ये विखंडनीय जो छड़ें हैं वेस्टेज होने के बाद में ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्लस पॉइंट क्या है? बहुत ज़्यादा ऊर्जा देते हैं और जो आज की आवश्यकताएं उनकी पूर्ति इनके द्वारा ही संभव हो पाती है। ठीक है, तो भारत में भी करीबन 15 के करीबन साइटें वो चलती है, पहले विभिन्न देशों के माध्यम से, और आज भारत आत्मनिर्भर हो चुका है तो हम खुद के द्वारा भी ऐसी परमाणु भट्टियाँ हैं वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये परमाणु भट्टी के बारे में पढ़ाया मैंने। अब किस प्रकार की होती है? तरणताल पानी के अंदर भी होती है,
पानी से होती है, कई कोयले से होती है। तो ये सारी की सारी आपके विस्तार से आपको अगर पढ़ना है तो आप बुक है उसके अंदर देख सकते हैं। परमाणु भट्टी का 4.5 नंबर का क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल, वो मैंने आपको समझा दिया है। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।